हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल वंश के महत्वपूर्ण शासक अकबर के इतिहास के बारे में देखेंगे। अकबर का शासनकाल सन 1556 ईस्वी से लेकर सन 1605 ईस्वी तक रहा है। अकबर एक ऐसे राजा थे जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला है। अकबर एक मुस्लिम शासक होते हुए भी इनको हिंदू वर्ग का प्यार और सम्मान मिला है। और इन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, जैसे दास प्रथा का अंत किया था, इन्होंने जजिया कर की समाप्ति की थी और ब्राह्मणों के ऊपर यानी हिंदुओं के ऊपर लगे तीर्थ यात्रा कर को भी इन्होंने समाप्त किया, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इस प्रकार इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे और इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ युद्ध को भी लड़ा, जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इस प्रकार इन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े हैं और उन युद्धों में इनकी विजय हुई थी। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार से ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहले हम इनके बारे में थोड़ा फैक्ट देखेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से इनको समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम थोड़ा इनके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं जो हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। तो देखिए, हमको पहला क्या दिया गया है, अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये तैमूर वंशावली के मुगल वंश के तीसरे शासक रहे हैं। अगला दिया है, अकबर को अकबर-ए-आजम अर्थात अकबर महान कहा जाता था। शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। अगला हमको दिया है 4 नंबर दिया है, सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर रहे हैं। तो यह बाबर के पौत्र थे, यानी उनके बेटे के बेटे रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला 5 नंबर हमको दिए, बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूरलंग के खानदान से थे और इनके माता का यानी मातृपक्ष का संबंध जो है ये चंगेज खां से रहा है। अगला देखते हैं। अगला हमको दिया है, अकबर के शासन के अंत तक 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमको दिया गया है अगली लाइन में, बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। यह इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। अगला दिया हमको, उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। इस चीज़ को हमने आपको पहले बताया था। अब अगला देखिए हमको क्या दिया है, अगली लाइन में हमको दिया गया है, अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके प्रशंसक बने रहे। अब अगला टॉपिक है, अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु के उपरांत दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यानी अकबर 13 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे, क्योंकि इनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण। अब नेक्स्ट हमको दिया है, अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेर शाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको दिया है, अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। अगला दिया है 14 नंबर, उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया था। अगला हमको दिया है, सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किया था। अगला हमको दिया 16 नंबर, अकबर के दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह था जिसे नवरत्न कहा जाता था। इन सभी 9 रत्नों के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, ये नवरत्न कौन कौन से थे। अब अगला हम देखते हैं। अगला हमको दिया है, इन्होंने अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो आगे प्रश्नों के माध्यम से विस्तार से समझाएंगे। तो आइए हम अब अकबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और उनके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकेंगे सभी फैक्टों को बताया जाएगा। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है,
समझ में आ रहा है तो जितने भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहे। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है। तो आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। देखिए हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया, अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। ऑप्शन है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 20 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष, ऑप्शन डी है 19 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 वर्ष की उम्र में। अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की उम्र में हुआ था, तो यह 14 वर्ष की उम्र में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है, अकबर के संरक्षक कौन थे। ऑप्शन ए दिया है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी दिया है शेर शाह, ऑप्शन सी है बैरम खां, ऑप्शन डी दिया है हकीम हुमायूं। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अकबर के संरक्षक बैरम खां रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए दिया है 1521 ईस्वी, ऑप्शन बी है सन 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी है सन 1555 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया है सन 1576 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सन 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह एग्जामों में पूछा गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए दिया है अकबर व हेमू के बीच में, ऑप्शन बी है अकबर व हुमायूं के बीच में, ऑप्शन सी दिया है अकबर व बाबर के बीच में, ऑप्शन डी हमको दिया है बैरम खां व अकबर के बीच में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अकबर व हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों हमारा एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराती है इसी तरह के प्रश्नों को उठाती है, तो यह प्रश्न भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, तिलवाड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया है अकबर व हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर व हेमू, ऑप्शन सी है बैरम खां व अकबर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तिलवाड़ा का युद्ध जो है ये बैरम खां और अकबर के बीच में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो अकबर की हुई थी। और जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें भी अकबर की ही जीत हुई थी। अब आइए हम तिलवाड़ा के युद्ध से थोड़ा देखते हैं। देखिए बैरम खां अकबर के खिलाफ विद्रोह करके स्वयं बादशाह बनना चाहता था। बैरम खां या अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और यह स्वयं को राजा या फिर बादशाह बनना चाहता था, और इसमें बैरम खां की हार हुई थी तथा अकबर की विजय हुई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न हमको दिया है, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता भी था। ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी दिया है तिलवाड़ा का युद्ध। तो इसका सही आंसर हमारे का जो ऑप्शन बी, पानीपत का युद्ध। यानी ये सिंहासन पर जैसे ही बैठा था इसको पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा और यह जीत भी गया था, इसकी विजय भी हुई थी। अगला प्रश्न हमको दिया है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए दिया है राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में, ऑप्शन बी दिया है बैरम खां और शेर शाह के बीच में, ऑप्शन सी दिया है हुमायूं और बाबर के बीच में, ऑप्शन डी दिया है अकबर और हेमू के बीच में। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इससे संबंधित थोड़ा फैक्ट देखते हैं। मुगल सेनापति मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया, परंतु मेवाड़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं हुआ था। यानी यह पराजित होने के बाद भी महाराणा प्रताप कभी किसी के अधीन नहीं हुए थे, यानी ये मुगलों के अधीन नहीं हुए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमको क्या दिया है। अगले प्रश्न में हमको दिया गया है, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए मेवाड़ के, ऑप्शन बी है अमरकोट, ऑप्शन सी दिया है कन्नौज। तो इसका सही आंसर हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा हुए हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी है अमरकोट, ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अकबर ने आगरा के नज़दीक अमरकोट नामक नगर की स्थापना की थी। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है इबादत खाना, ऑप्शन सी है ताजमहल, ऑप्शन डी दिया है बुलंद दरवाजा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया है। अब देखिए, गुजरात विजय की स्मृति में ही अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। यानी यह गुजरात से जब इसका युद्ध हुआ था तो उसमें इसकी विजय हो गई थी, उसी की याद में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्याओं के लिए क्या बनवाया था। ऑप्शन ए है मस्जिद, ऑप्शन बी है आराम गृह, ऑप्शन सी है इबादत खाना, ऑप्शन डी है बुलंद दरवाजा।
तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इबादत खाना बनवाया था इन्होंने धार्मिक परिचर्चाओं के लिए। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन है दीन इलाही, ऑप्शन बी है दीन पनाह, ऑप्शन सी है दीन ए रैयतवाड़ी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की थी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। यह प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमको दिया गया है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था। ऑप्शन ए है मान सिंह, ऑप्शन बी है बीरबल, ऑप्शन सी है भगवान दास, ऑप्शन डी दिया है तानसेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या बताया गया आपको, ऑप्शन बी, यानी बीरबल थे। अब बीरबल के बारे में थोड़ा देखते हैं। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। उसके बचपन का नाम महेश दास था, यानी बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था और अकबर ने उसे कविराज की उपाधि भी दी थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से थे। तो आइए हम अब इन सभी 9 लोग को देखते हैं। देखिए अकबर के दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह था जिसे 9 रत्न कहते थे। तो देखिए एक थे अबुल फजल और दूसरे थे फैजी, तीसरा नाम है तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवें थे टोडरमल और छठे थे राजा मान सिंह और सातवें थे अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन और 8वां नंबर था मुल्ला दो प्याजा और 9 नंबर पे थे हकीम हुमा। तो इन्हीं 9 को मिलाकर 9 विद्वान बने थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था और ये अकबर के दरबार में रहते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से हमको 1 लाइन प्रश्न दिया गया है क्योंकि हमको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेंड करना है। देखिए आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अबुल फजल ने की थी आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया था। तो इसका सही आंसर है रमजनामा। यह बदायूनी नकीब खां ने किया था। रमजनामा का अनुवाद जो है बदायूनी नकीब खां ने किया था फारसी भाषा में। अगला प्रश्न है, अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इसका सही आंसर है दहसाला पद्धति अपनाई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, मनसबदारी प्रथा को लागू किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हमको दिया है, दास प्रथा का जन्म कब हुआ, वह किसने किया था। तो दास प्रथा का अंत पूछा गया है, दास प्रथा का अंत जो है यह सन 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न हमको दिया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह हमारे लिए, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ और किसने समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर है सन 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, जजिया कर की समाप्ति कब हुई, वह किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या है, इस कर की समाप्ति सन 1564 ईस्वी में अकबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को दिया है, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, 1567 ईस्वी में और शुरू किसने की थी, तो अकबर ने किया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमको दिया है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1571 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इलाही संवत की घोषणा कब हुई, वह किसने किया था। तो इलाही संवत की घोषणा जो है अकबर ने की थी, इन्होंने शुरुआत की थी और सन 1583 ईस्वी में की थी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमू थे, जिसके बीच में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर विजयी हुए थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है 27 नंबर, अकबर के समकालीन कौन से चिश्ती संत थे। तो इसका सही आंसर क्या है, सलीम चिश्ती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने आजीवन संघर्ष किया था और इन्होंने कभी अधीनता नहीं स्वीकार की थी और ये कभी मुगलों के अधीन नहीं हुए थे। अगला प्रश्न हमको दिया है, आईने अकबरी का लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अबुल फजल रहे आईने अकबरी के लेखक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य के प्रांतों में किसने बांटा। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में अकबर ने बांटा था।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में। अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर तथा जहांगीर के समकालीन कौन से संत थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमको दिए गए, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे परीक्षा के दृष्टि से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सिकंदरा में स्थित है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा अकबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, सभी प्रश्नों को डिस्कस कराया गया है और इससे बाहर आपका कहीं पर भी कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा एक भी प्रश्न। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा जहांगीर का इतिहास। जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।